तो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू जनरेट न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को देखते हैं, और जब वो मिक्सअप हो जाते हैं तो नए उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं। न्यू ऑर्बिटल जो बनेंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, यानी उतने ही होंगे। मीन्स जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नए बनेंगे। जैसे कि अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप हो रहे हैं तो इनकी मिक्सिंग से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो दो होंगे। ये है मिक्स्ड और हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, और इसी तरह से दूसरा भी बन जाएगा मिक्स्ड ऑर्बिटल इसी तरह का, और ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल। तो अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो जो नए बनेंगे उनमें से हर एक का नाम होगा sp1 sp1, और हर दोनों की शेप और दोनों की एनर्जी सेम होगी। अब ये क्वेश्चन है कि और ये हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, ये क्यों होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एटम्स क्यों करते हैं, इसका रीजन है किसी के पास? सर कुछ एलिमेंट्स है सर जिनकी वैलेंसी अलग तो होती है इस वजह से। जी, जैसे सर वैलेंसी को इंक्रीज करने कार्बन के का लिए। सर आपने एग्जाम्पल दिया था। आपने कार्बन का जी, एग्जाम्पल दिया था कि वो ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट होता है, लेकिन अगर वेरी एक्साइटेड में होगा तो वो टेट्रावेलेंट होगा। बिल्कुल सही। उसी तरह से वैलेंसी को इंक्रीज करके फिर हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चा बुक खोलकर बैठा है तो आप बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है उसका पेज नंबर कौन सा है सिंटैक्स में? सर 136। 136 पर हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग दी हुई है। इसमें नेक्स्ट पेज पर 137 पर सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में ये समझाया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन का एग्जाम्पल देकर। बेरिलियम यस के सर। लिए कहा जा रहा है कि बेरिलियम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इसको इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चाहिए, और बोरॉन को मोनोवैलेंट होना चाहिए और कार्बन को डाइवैलेंट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बेरिलियम है वो डाइवैलेंसी शो करता है, बोरॉन ट्राइवैलेंसी और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब ये क्यों शो करता है, टेट्रावैलेंसी या क्वाड्रिवैलेंट शो करता है तो क्यों करता है, उसके लिए एक्सप्लेन किया है उससे अगले पैराग्राफ में कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके उसी एनर्जी लेवल उसी शेल के, तो वो अनकपल्ड हो जाते हैं। ये जो पेयर है ये अनकपल्ड हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन स्लाइटली हायर एनर्जी वाले में शिफ्ट हो जाएगा। तो स्लाइटली हायर वाले में शिफ्ट होगा, उस शिफ्टिंग से इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, और उन अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से फिर ये ज्यादा वैलेंसी शो कर सकेंगे, ज्यादा बॉन्ड्स बना सकेंगे। लेकिन अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सामने दी हुई है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसमें ये था 2s1 था, 2px1 और 2py1। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब इसके पास चार इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, चारों अनपेयर्ड हैं। और लेकिन ये इसकी जो स्टेट है वो है एक्साइटेड स्टेट, और हमने पीछे पढ़ा है कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो एक्साइटेड स्टेट में तो बॉन्डिंग नहीं कर सकता। सपोज हम अगर ये फर्ज कर लें, अज्यूम कर लें कि
कार्बन जो है वो इसी स्टेट में बॉन्डिंग कर रहा है सपोज, तो फिर ऐसा होगा कि एक एस ऑर्बिटल कार्बन का और 3 p ऑर्बिटल्स, टोटल 4 ऑर्बिटल, 4 बॉन्ड बना रहे हैं किसी के साथ भी। सपोज मीथेन की बात कर लेते हैं, तो ये है एस ऑर्बिटल कार्बन का, ये कार्बन का दूसरा जो है वो p ऑर्बिटल हो जाएगा, px हो गया सपोज ये, और इसी तरह से ये हो जाएगा इसमें हमारे पास py ऑर्बिटल, और ये हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये pz ऑर्बिटल है, ये कार्बन के। अगर हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो मीथेन में हम लेंगे ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और ये एक और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इसी तरह से ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं s और p के बीच में, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और p ऑर्बिटल कार्बन का, और एक बॉन्ड बन रहा है s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और s ऑर्बिटल कार्बन का। ये आपको सेकंड पैरा में दिया हुआ है, सेकंड या थर्ड पैरा में दिया हुआ है कि ऐसा हमें ऐसा लग रहा है शायद इस तरह से होगा कि एक वीकर बॉन्ड एस एस और 3 कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एस पी बन रहे हैं, लेकिन ये वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मीथेन में कोई एक बॉन्ड वीकर हो और 3 स्ट्रॉन्गर हो, ऐसा नहीं होता है। सारे बॉन्ड जो हैं उनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है और सारे बॉन्ड्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इसलिए फिर लाइनस पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का, और इसने कहा कि ये जो एक्साइटेड स्टेट से फिर ये आ जाते हैं हाइब्रिड स्टेट में, और जो हाइब्रिड स्टेट होती है उसमें फिर ये कंबाइन होकर, मिक्स होकर फिर नए ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। उसके बेस पर फिर ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, और वो किस तरह से है इसको देखते हैं आगे। हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये हमारे पास जो है आ गया है सामने, ये वाला देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। कार्बन का एग्जाम्पल दिया इसमें इन्होंने। कार्बन के एग्जाम्पल में इन्होंने जो है क्या कहा है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और ये स्टेट इसकी हो गई एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हो गई, और ये इसकी थी ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद जब हाइब्रिड स्टेट बनी तो ये जो थे ये सारे के सारे ये सब आपस में मिक्स होकर और हाइब्रिड स्टेट में आ गए। हाइब्रिड स्टेट में कैसे आ गए देखिए, यहाँ पर आ गए हाइब्रिड स्टेट में। इसमें ये क्यों यूज किया इन्होंने sp3? सर एक ऐसे 3 p है, 3p ऑर्बिटल से। वेरी एक गुड, ऐसे का एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल है, इसलिए sp3। अगर ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में तो फिर क्या होता? sp2 sp2। अगर ये भी इन्वॉल्व नहीं होता तो sp1 sp1 हो जाता। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगी कि जिसमें हमारे पास py और pz ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे और सिर्फ px हो रहा है तो sp1। अब इसमें देखें कि अगर sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये अरेंजमेंट हो जाएगी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में अरेंज हो रहे हैं तो उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की हो जाएगी, ये अरेंजमेंट हो जाएगी। और अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो उनकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ये और ये। इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल इक्वल होगा 109। यहाँ इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल उतना ही है
और इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल सेम है, तो वही सेम बॉन्ड एंगल होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें? 109। 109. 109 का एंगल होगा। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल होगा 120। 120. 120 का बॉन्ड एंगल होगा इसमें हमारे पास। तो इस तरह से ये बॉन्ड एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास। और इसमें जो लीनियर शेप है इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180. 180 का बॉन्ड एंगल। 180. जी, ये तो हमारे पास हाइब्रिड कौन कौन सी वाली हाइब्रिड कौन सी है? SP. P1। SP, SP1 और ये SP2. P2। P2. 2 है। और उसके बाद ये वाली कौन सी है? SP3. SP3। SP3। तो ये तो 3 हो गई हाइब्रिडेशन। क्या 3 ही होती है या और भी होती है? से वो D आ जाएगा फिर ऑर्बिटल। सर D आएगा SP-D1। जी, D ऑर्बिटल आ जाएगा और उसमें sp3d1 और D1. sp3d2 और इस तरह से फिर आगे d3 भी होता है, लेकिन हम जो है वो sp3d1 और sp3d2 तक ही पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस है। ये sp3d2 हो जाएगा। तो sp3 d ऑर्बिटल भी शामिल हो गया है, तो d ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर ये हो जाएंगी। तो हम देखते हैं आगे। सर यस, सर sp3d वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये देखिए सामने स्ट्रक्चर्स आ गए आपके पास। सामने structures आ गए आपके पास कि अगर आपके पास जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और ये बन गई है लीनियर शेप। और अगर 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये ट्राइगोन बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। और बॉन्ड एंगल दिया हुआ है 120 का। और अगर sp3b sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, और इसमें हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 4 है। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5. जी। और sp3d1 इसमें क्या होगा? ये देखिए शेप कैसी बन रही है। Trigonal ये 5. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके ऊपर परपेंडिकुलर ये 2 और आ जाएंगे। तो अगर हम इनको देखेंगे तो इनके सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो एक जैसा नहीं होगा। एक तरफ को हमें बॉन्ड एंगल मिल रहा है 120 का और एक जो है बॉन्ड एंगल मिल रहा है हमें 90 का। तो ये इनके बीच में हो जाएगा 90 एंगल। ये देखिए 90 का दिया हुआ है, ये एंगल 90 का है। इनके बीच में जो एंगल है वो 120 का है। तो ये ऊपर और नीचे इस तरह से हाइड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए इसमें? 5। 5. और sp3d2 sp3d2 में शेप कौन सी दी है? Octahedral. Octahedral. ऑक्टाहेड्रल में देखिए ये जो बने हुए हैं इसमें हमारे पास ये और इसके ऊपर फिर इस तरह से ये बन रहा है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो हम बनाएंगे तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस तरह से फिर ये दूसरा हाइब्रिड, ये हाइब्रिड, और इस तरह से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिलाते जाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह का बन जाएगा। और इनमें सब में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 90. 90। 90 कैसे होगा? 90 इस तरह से कि अगर आपके पास ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, इनके बीच में 90 का हो गया, फिर इस तरफ एक जा रहा है और एक इस तरफ, इन सब में 90 का है। ये ऊपर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यहाँ पर शेप को देखिए, ये रहा सेंटर, सेंट्रल, और इसके बाद फिर ये जो है कंबाइन हो रहा है इस तरह से। देखिए यस सर, समझ में आ गया. तो इस तरह से ये हमारे पास बन रहे हैं। तो सबके एंगल 90 है। अब आप सुनिएगा एमसीक्यू, आपके पास ये आ सकता है कि इन ड्यू टू द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल।
octahedral. ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें ये याद रहेगा आपको कि कौन सा ऐसा है जिसमें सारे एंगल राइट एंगल है, तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो उसके हिसाब से जो है वो शेप्स हमारे पास जो है इनको भी देखना है आपको, और हम इन्हीं शेप्स को लेकर आगे चलते हैं। और ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की एक दफा फिर ज्योमेट्री आ गई है, और इसमें फिर बताया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन किस तरह की होगी। तो ये थोड़ा सा हम इसको स्मॉल करें, हमारे पास ये पेज पर नहीं आ रही है, थोड़ा छोटा कर देते हैं शेप को। अब सामने शेप आ गई है। अब देखिए इसमें वही वाली बात पर रिपीट हो रही है कि अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो लिखा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज, फिर यहाँ लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए, एक s और एक p, और जो नए बने हैं वो दो sp ऑर्बिटल्स बने हैं, और उनकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ज्योमेट्री बन रही है। और एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, बेरिलियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम इथाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो आगे एक और टेबल में दिए हुए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो टेबल्स आप लोग बुक से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे। इन टेबल्स को याद रखेंगे कि किस तरह से शेप बन रही है। अब देखिए नेक्स्ट जो दिया है एस और पी, यानी 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो टोटल नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 है, और 3 ऑर्बिटल्स जो है उनमें से हर एक का नाम sp2 है। यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे पूछना है, एक बात और पूछनी है आपसे कि इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन हाउ मच s करेक्टर एंड व्हाट अबाउट p करेक्टर, कितने Sir, 50%. परसेंट? 50%. 50% S, 50% P. व्हाट अबाउट sp2? Sir, तो 50 ऐसे होगा, P में वो डिवाइड हो जाएगा। ये गलत Sir, हो गया, 75 S character और P 25. ये भी गलत हो गया। नहीं सर 37% होगा P करेक्टर और 33% S करेक्टर। 33% एस करेक्टर हो गया, ये 1/3 हो गया, 33.33 कर लेंगे इसको हम। और दूसरा जो पी करेक्टर है उसको हम लेंगे 66.6%, ये हो जाएगा हमारे पास 66.6%, ये हो जाएगा हमारे पास पी करेक्टर। 33 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाते थे और यहाँ पर एक और 3 लगाते थे। 33.3% एस करेक्टर, 66.6% पी करेक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब बताइएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? S 25 character 25 और P 75. जी 25% जो है ये हो जाएगा इसमें हमारे पास एस करेक्टर, 25% हो जाएगा एस करेक्टर, और 75% हो जाएगा हमारे पास पी करेक्टर। 75%। फाइंड करने का मेथड बता दें। फाइंड करना कितना आसान, टोटल ऑर्बिटल रखें आप नीचे, और जिसका पूछ रहे हैं उसके ऑर्बिटल आप ऊपर रखें। तो टोटल कितने हैं इसमें? 3। तो 3 रखें नीचे, ऊपर किसकी बात कर रहे हैं? एस की बात कर रहे हैं, 1/3। पी की बात कर रहे हैं, 2/3। और अगर आप मालूम करना चाहते हैं sp3 में, ऐसे कर लें। अच्छा, आप आपके पास क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, सुनिएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग orbitals, hybrid orbitals, the p character is similar? क्वेश्चन है, you have option sp1, sp2, sp3, sp3d1, sp3d2. Among these orbitals, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनमें
पी कैरेक्टर सेम है, इक्वल है। SP1 sp1 SP कितना D1 और SP3 SP1 और सर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन है। असल में आपको बाकी सारे बताए नहीं ना, इसलिए ये ना करो, आवाज करो। SP1 असल में ये हमारी जो है वो छोटी सी भतीजी साथ बैठ गई है, ये अब अपने जो है ना ये कंबाइन इसको खुद कह रही है, मुझे सुनना है, हैंड फ्री लगा कर दे इसमें, बच्चों की आवाज मुझे सुन। SP1, SP2, SP3 और इसके साथ में कौन सा है, SP3D1, SP3D1 और SP3D2। इन कितने ऑर्बिटल्स है टोटल ये? 5 इन 5 में से ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे कौन से 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें पी कैरेक्टर इक्वल है, सेम है? SP2 SP3 D2 SP1 and एक तो SP1 में SP3D2 में SP1 and SP2 SP1 and how much SP3 D2 सर SP और Second last. SP3 D2 SP1 में हाउ मच पी कैरेक्टर? सॉरी सर 50-50 50% पी कैरेक्टर। इन SP1 ऑर्बिटल 50% पी कैरेक्टर। इन SP3D2 टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 6। 6 6 में से पी कितने हैं? 3 3 3। 50% हो जाएगा। यस yes सर। sir तो ये है 50%, दोनों में 50%। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनमें पी कैरेक्टर जो है वो इक्वल है, पी कैरेक्टर बराबर है। तो वो कौन सा ऑप्शन हुआ? SP1 SP A and D। 3D2 ये जो है ये एक राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, गुस्सा लग रहा है, माइक पे बात है। हाँ, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे। ये हमारे पास आ गई है, अगला टॉपिक आ गया है हमारा शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा हमें। और आपके पास जरा देखिएगा बुक में पेज नंबर कौन सा है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल? सर वेस्पर थ्योरी 142। 142 पर दिया हुआ है, तो 143 से पढ़ना शुरू करें जरा। 143 पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है देयर मे बी 2 types of electron pair, 2 types of set of electron pair, ऐसा है, यस सर around central atom। क्या मतलब हुआ इसका? सेंट्रल एटम के दरमियान जो है, सेंट्रल एटम के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। सेंट्रल एटम के आसपास 2 तरह के एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। वो कौन कौन से? बॉन्ड पेयर एंड लॉन बॉन्ड पेयर। पेयर एंड नॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर जी। तो इनमें से कौन सा एक्टिव, इनके अलावा कोई और भी एक्टिव सेट होता है या कोई और नहीं होता? नो सर। नहीं सर यही होता है नहीं यही होता। होता है सर अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कहलाता, तो उसके लिए आप क्या पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पेयर लिखा हुआ है पास। देखिए कौन से पॉइंट में लिखा है, 6 पॉइंट में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? वो थर्ड में लिखा हुआ है। थर्ड या 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। लिखा है यस सर जी। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेते हैं। नहीं हमारे पास एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ 2 तरह के हो सकते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर।
जरा बॉन्ड बताइएगा पे लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर क्या होता है? सर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं करे। बिल्कुल ठीक। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो हिस्सा नहीं ले रहा, वो हो जाएगा लोन पेयर। और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है वो होगा पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल किसका दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है ये? H2O। वाटर। H2O वाटर। इसमें जो ये दोनों लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी और सेकंड नंबर पर रिपल्जन होगी इनके बीच में। यहाँ पर जो है रिपल्जन हो जाएगी सेकंड नंबर पर। तो और थर्ड नंबर पर रिपल्जन हो जाएगी यहाँ पर। हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। रिपल्जन आपको याद रखना है। ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, एक लाइन दी हुई है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिपल्जन की लाइन दी हुई है। यस सर। कौन सा पॉइंट है? लोन पेयर रिपल्जन ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्जन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन। बिल्कुल सही। ड्यू टू सेम चार्जेस दे रिपेल टू ईच अदर। सेम चार्जेस के बेस पर ये रिपेल करेंगे और इनका ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो है वो भी आपने बताया, दे रिपेल टू ईच अदर एंड देयर ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जब नीचे भी आपने बताया कि सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर। और उसके बाद सेकंड नंबर पे किसमें होगी? लोन पेयर लोन एंड पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बॉन्ड दरमियान। पेयर। ये क्यों, ऐसा क्यों है कि बॉन्ड पेयर में जो रिपल्जन है वो कम है? वजह बता सकते कि हैं? सर उनका सर डाइसेंट्रिक। उनकी जो एनर्जी है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो रही है, वो बॉन्ड बनाने में एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जबकि लोन पेयर जो है अपनी सारी एनर्जी रिपल्जन में यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिपल्जन ये हो जाएगा कि रिपेल ज्यादा जो करेंगे वो लोन पेयर करेंगे और बॉन्ड पेयर उनके मुकाबले में कम रिपल्जन करेंगे। तो इसी बेस पर फिर हमारे पास डिफरेंट शेप्स बनती हैं। वो शेप्स जो है उन शेप्स को हम देखते हैं और उन शेप्स को हम पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी कहते हैं उसको। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के बेस पर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स की शेप्स कितने टाइप्स की बन सकती हैं वो जरा आगे दी हुई हैं, ये रही। यहाँ पर दोनों आ गए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल भी आ गया है और वेस्पर मॉडल भी आ गया है। ये दोनों के हिसाब से है। ये वाला जो है ये पार्ट ये दिया है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, और ये वाला पार्ट दिया है, ये दिया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन। तो इसमें आप दोनों को कंबाइन करके भी याद कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनमें से क्वेश्चंस करना। तो अभी तो हमारे टेस्ट का सिस्टम सही सेट नहीं हुआ है, नहीं तो ये कि हम इस चैप्टर का जो टेस्ट लेंगे उसमें कम से कम कोशिश करेंगे 50 सवाल जो है वो इसमें से हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में से बना कर दें आपको 50 क्वेश्चंस इसमें से और 50 रिमेनिंग चैप्टर में से। तो उससे ये कि आपके पास आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस कि आप किस तरह से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्डिंग कैसे हो सकती है। सर जी जी सर एक रिक्वेस्ट थी, सेकंड चैप्टर का दोबारा ले लें सर टेस्ट। सेकंड पेपर का टेस्ट तो है, लेकिन वो टेस्ट का देखिए, अब मैं एक तो सिस्टम से पहले चल रहा था टेस्ट लेने का, जिसमें हम ये कर रहे थे कि आपको पेपर देकर फिर आप खुद ही पेपर कर रहे थे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम बहुत सारे टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की ख्वाहिश है कि टेस्ट को आप ऑनलाइन करें। तो वो ऑनलाइन वाला टेस्ट पेपर जो है उसमें हमें उस पे जाकर कटिंग करके और फिर टाइप करके उस पर फिर आप लोगों की जो है वो क्या कहते हैं वो भी करनी पड़ेगी। आप लोग आएंगे, उसमें ऐड होंगे, आपका नंबर उसमें होगा। तो सारी सेटिंग सिस्टम अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा करने में, नेक्स्ट वीक तक हो सकेगा वो।
और फिर ये जो उस पर जो टेस्ट है वो हमारे टेस्ट होंगे, मेरा ख्याल है शायद ईद के बाद हो सकेंगे सारे टेस्ट हमारे। फिर इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी टेस्ट लेके जाएंगे। यस तो सर, सर पहले से दोबारा ले लीजिएगा क्योंकि लास्ट टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स बहुत कम थी, सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस हाँ थे। हाँ, हम आपको प्रॉब्लम वाले टेस्ट दे देंगे, बिल्कुल बहुत सारे मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम वाले टेस्ट बन जाएंगे, कोई मसला ही नहीं बना देंगे। यस सर असाइनमेंट दो। Yes, या फिर असाइनमेंट दे दें भले। हाँ असाइनमेंट चलिए, दे दें। असाइनमेंट दे देंगे आपको। तो असाइनमेंट जो है सर वो चैप्टर 3 का कब लेंगे टेस्ट? कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हो जाए, अगर हो सका तो, नहीं तो फिर ईद के बाद होगा। मेरा आदत ये है कि नेक्स्ट वीक में हो जाए। ओके सर। तो फिर देखिए कोई ऐसा दिन रखेंगे कि जो आप इजीली दे सकें टेस्ट, और 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं ये इस टेबल की तरफ को, और ये टेबल जो है ये है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फिर अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, और वो है सेकेंडरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद फिर बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। इसको जरा देखिएगा कि ये आप को समझ आ रही है बात या नहीं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कोई भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। टोटल अगर हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल 3 हो, नॉन बॉन्डिंग कोई भी ना हो, यानी टोटल अब 3 रखेंगे, तो आपके पास कितनी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हो जाएगी। चाहे 3 बॉन्डिंग वाले हो, एक नॉन बॉन्डिंग वाला हो, चाहे 2 बॉन्डिंग वाले और एक नॉन बॉन्डिंग वाला। 2 बॉन्डिंग वाले और एक नॉन बॉन्डिंग वाला किस में हमें मिलेगा? वो मिलेगा हमें सल्फर में, कि ये हमें मिल रहा है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला, और एक नॉन बॉन्डिंग वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन पेयर मौजूद है। और ये यहाँ पर बना लेगा वो किसी और एटम के साथ, यानी कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल यूं कंबाइन हो रहा है, और किसी और के साथ है तो उसका ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग हो गया और ये नॉन बॉन्डिंग हो गया। शेप कैसी बन रही है? इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ये शेप जो है बैंट हो जाएगी, और इसको अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे लेंगे तो ये शेप जो है वो ट्राइगोनल में भी आ जाएगी। जी, तो 2 तरह से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के बेस पर। ये देखिए AX3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AX3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? sp3। AX3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और हाइब्रिडाइजेशन 3 है। और AX2E ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AX2E बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। वेरी गुड। इसको हम अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर लेंगे तो हम कहेंगे 2 जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पेयर है, और एक हमारे पास लोन पेयर है। ई शो कर रहा है लोन पेयर को, कि लोन पेयर कितने हैं, तो उसके हिसाब से अब देखिए 4 एक्टिव सेट हैं, तो 4 एक्टिव सेट का मतलब कि उसमें चारों के चारों बॉन्डिंग या बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडेशन कौन सी हो रही है? sp3। और उन 4 में से 3 जो है वो बॉन्डिंग वाले और एक नॉन बॉन्डिंग वाला, मतलब एक लोन पेयर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करें किससे? AX2। और उसके बाद फिर अगर 2 हमारे पास उसमें बॉन्डिंग है और 2 नॉन बॉन्डिंग है, जिस तरह से हमने वाटर मॉलिक्यूल का बनाया था, तो वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp3। sp3। और एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? और 4। और तो 2 बॉन्ड उसमें पे 2 से लोन अगर पेयर। आपके पास ये आता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए कि वेस्पर फार्मूला वाटर मॉलिक्यूल का क्या बनेगा? AX4 बनेगा, AX3E बनेगा, X2E2 बनेगा। इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? X2E2। X2E2 सिलेक्ट करेंगे आप। X2E2 क्यों सिलेक्ट करेंगे नौफिल? सर 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, इस वजह से। वेरी गुड। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, उसके बेस पर हम AX2E2 यूज करेंगे इसमें वेस्पर फार्मूले में। अच्छा, इसी तरह से फिर अगर हमारे पास 5 एक्टिव सेट होंगे तो 5 एक्टिव सेट में से कोई भी लोन पेयर नहीं है,
सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो sp3d टोटल 5 है, तो sp3d है। अब अगर हम उसमें से लोन पेयर को बढ़ाते जाएंगे तो ज्योमेट्री पर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो बॉन्ड एंगल पर जरा सा फर्क पड़ता है। और ये एग्जाम्पल दिए मैं इसी तरह से, जैसे अभी आपको बताया उसी तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास